हेलो बच्चों, तो फर्स्ट ईयर डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और कह सकते हो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म बी फॉर्म, दोनों जगह यही सेम चीजें हैं, है ना। यस, तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर या बी फॉर्म फर्स्ट ईयर दोनों लोग पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमने पहले इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या स्कोप होता है, इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने चीजें देखी। सेकंड लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा और सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स। सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, इसी के अंडर में एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करेंगे और फिर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। इसके आगे आप बी फॉर्म फर्स्ट ईयर भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक, उनके यहां भी सिलेबस यही है। इवन जब सेकेंड ईयर के बाद लेटरल एंट्री में जाओगे तो यही चीजें फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़ेगी। मीन्स कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे अगर बी फॉर्म की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो डी फॉर्म में आप पढ़ के जाओगे, इसीलिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। यस, ठीक, तो इसमें देखने वाले हैं हम लोग सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, जिसके अंडर में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलो भाई देखते हैं भाई सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एरर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मींस भाई जैसे आप दवा बना रहे हो, भाई काहे का एरर अगर बात करें, यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर किस तरह के, कहां से कौन सा एरर, उसका क्या सोर्स हो सकता है, कहां पे। तो भाई अल्टीमेटली हम क्या बात करेंगे, भाई हम लोग फार्मेसी वाले हैं, किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हो, किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हो, उसमें कोई इश्यू आ जाए, कोई एरर आ जाए। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मींस कोई हम दवा बना रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई एरर आ जाए। भाई हमारा मकसद क्या है, हम किस चीज का, भाई हवा में थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज का हमको सोर्स ऑफ एरर देखना है। लॉजिकल है भाई, कहीं कोई एनालिसिस कर रहे हो, कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसके लिए, भाई मान लिया ऐसे कोविड आया था, कोविड से रिलेटेड हम वैक्सीन रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का एरर आ जाए। अब जहां तक बात आती है, अल्टीमेटली हमारा जो मुद्दा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का। ड्रग बने मींस दवा बनाई जाए। एरर हर छोटी छोटी चीज को ध्यान में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर एरर आ गई दवा बनने में, दवा खराब बन गई, तो सोचो इंडिया के अंदर कितने सारे लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। मींस कह सकते हो 99.9% कह सकते हो, 99% में तो कोई संदेह नहीं। मींस जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने के पहले तक हर शख्स को किसी न किसी चीज की दवा की जरूरत पड़ती रहती है। अब सोच के देखो, अगर इस दवा में अगर कोई एरर आ जाए तो कई बार ये एरर्स जो होते हैं ये टॉक्सिक हो सकते हैं, जिससे जानलेवा हो सकते हैं। यही एक वजह है कि फार्मासिस्ट का जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा होता है, खासकर अगर वो इन्वॉल्व है किसी तरह की दवा से रिलेटेड एनालिसिस करने में, किसी तरह की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकालने में, किसी भी तरीके की दवा बनाने में, राइट। तो इसीलिए हमें हर चीज जाननी, भाई फार्मासिस्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, कौन से सोर्स हो सकते हैं, मींस कहां कहां से एरर आने की संभावना है और कितने तरीके के हो सकते हैं, ये सब चीजें जाननी जरूरी है ताकि उसको हम स्केलेटे मींस अपसलीट कर सकें। एरर इज द हाई प्रिसीजन बैलेंस और स्केल आर फॉलोइंग। कह सकते हो जो बैलेंस होते हैं, बैलेंस मतलब जो हमारे बड़े बड़े, भाई इस तरह के इंडस्ट्री में जाओ तो इस तरह के बड़े बड़े बैलेंस मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का डिस्प्ले बना होता है जिसपे ये रीडिंग चलती रहती है कि कितना वजन इस प्लेटफॉर्म पे आपने रखा। अब यूजुअली क्या होता है कि भाई जैसे हम दवा बनाते हैं, मशीन के अंदर से दवा निकल रही है, खटखट 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 ढेर सारी दवाएं निकली, नीचे स्टेनलेस स्टील का कंटेनर लगा हुआ है, कंटेनर जैसे ही फिल हो जाता है उसको एयर टाइट करके इसके ऊपर रख देते हैं। मान लिया इस कंटेनर में 20.1 kg निकला, ठीक, फिर दूसरा कंटेनर लग जाता है, दूसरा कंटेनर भी वजन हो गया, सारे कंटेनर्स के वजन हो गए। अगर कहीं पर भी इस बैलेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो जितना भी कैलकुलेशन है सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा।
मींस 1 करोड़ टैबलेट का कैलकुलेशन वजन करके यहां से आपने किया, सारी मेहनत बेकार। अब यहां पे प्रॉब्लम कैसे आ सकती है भाई, ये बैलेंस है, इसमें प्रॉब्लम कहां कहां से आ सकती है, सोचने वाली बात है। ये पूरा जो बैलेंस है ये काम करता है लोड सेल पे। किस पे काम करता है, लोड सेल पे। ध्यान, अब लोड सेल सही है कि नहीं सही है ये जानने के लिए हम टाइम टू टाइम हर बैलेंस का अलग अलग जो है टाइम रेंज होती है, उस टाइम रेंज पे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, उसका कैलिब्रेशन किया जाता है टाइम टू टाइम। इस कैलिब्रेशन से पता चलता है यहां पे कोई समस्या है क्या, और जो डिफरेंसेस हैं उसको करेक्ट कर दिया जाता है कैलिब्रेशन करके। क्लियर। अब देखो दूसरी चीज और भी रैंडमली, भाई कोई भी बैलेंस रखते हो, यहां रखो, 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 मींस चारों कोनों पे रख के देख लो, सेंटर पे रख के देख लो, अगल बगल देख लो, कहीं भी रख लो, उसकी रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोड सेल सेंटर में इसीलिए लगा होता है और इसका काम ही यही होता है। लोग कहते हैं बीच में खड़े हो तो बराबर बैलेंस आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर बैलेंस आपका ठीक है तो किसी भी कोने पे आप चीजों को रखोगे और उसके बाद मेजरमेंट करोगे तो वो मेजरमेंट में वजन बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बशर्ते लोड सेल सही होना चाहिए। ये जो पैन आपका है इसके ऊपर डस्ट नहीं जमा होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ सकता है। रूम के अंदर फैन तेज अगर चल रहा है तो भी वजन रखोगे तो उसका भी एरर आ जाएगा भाई, एयर का प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से ये फ्लैक्चुएट होता है। और मेडिसिन वगैरह जब भाई केमिस्ट्री लैब में जब जाओगे तो एनालिटिकल बैलेंस होंगे, वहां पे एनालिटिकल बैलेंस में साइड में ग्लास लगे होते हैं। हमेशा बैलेंस हम वजन जब रखते हैं तो ग्लास बंद कर देते हैं। बंद इसलिए कर देते हैं कि बाहर का जो एयर का प्रेशर की वजह से जो फ्लक्चुएशन, वो फ्लक्चुएशन हमारे वजन पे ना पड़े, जिसकी वजह से हमारा वेट एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर रिएजेंट थोड़ा भी ज्यादा कम हो गया तो फिर रिजल्ट हमारा सही नहीं मिलेगा ना। तो बहुत सारे सोर्स हैं, समटाइम्स फ्लक्चुएशन ऑन रीडिंग स्केल ड्यू टू एयर डस्ट, है ना। कई बार इस रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि एयर के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इस पैन पे आके इकट्ठा हो गए, या जो कंटेनर आपने इसके ऊपर रखा उस कंटेनर के ऊपर इकट्ठा हो गए। ठीक है, पार्टिकल इन एयर में बी अदेयर टू द बैलेंस के ऊपर। दूसरा, डिले इन कैलिब्रेशन। अगर पता है कि 6 मंथ पे 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज, हमेशा एक रेंज जरूर रहेगी, एग्जैक्टली 6 मंथ नहीं रहेगा, प्लस माइनस कुछ रहता है कि प्लस माइनस 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक का टाइम आपके पास है कैलिब्रेशन करने का। तो कैलिब्रेशन ड्यू हो गया, इट मींस लोड सेल का डिस्टरबेंस। ये डेटा होता है कि 6 महीने तक ये लोड सेल अगर बैलेंस को डिस्टर्ब ना किया जाए, अगर बैलेंस को डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये जो लोड सेल है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो 6 महीने तक ये बराबर काम करता है। और कैलिब्रेशन करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि लोड सेल डिस्टर्ब हो गई होगी 6 महीने पे। 6 महीने पे इसलिए क्या आता है कि हम चेक कर पाए वापस कि बराबर सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, राइट। तो मास्टर बैलेंस होते हैं, उनसे इनका कैलिब्रेशन होता है। ओके, फ्रिक्शन मूविंग पार्टिकल डिस्टर्बिंग लोड सेल। अब कई बार होता क्या है कि हमने यहां पे वजन रख दिया, हमने यहां पे वजन रख दिया और वजन रख के उसको खिसका रहे हैं, कई बार चीजों को फ्रिक्शन से साफ कर रहे हैं घिस घिस के, जिसकी वजह से नीचे लगी हुई लोड सेल थोड़ा टिल्ट हो सकती है, हिल सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है ठंडी के टाइम पे तो वो क्या होता है, अगर एक्सपोजर है आपके बैलेंस का एटमॉस्फेयर से तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं गंदगी के साथ, मींस डस्ट पार्टिकल के साथ कंडेंस होके इसके ऊपर इकट्ठा हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एरर्स दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इसीलिए एरर किस तरीके की है उसकी वजह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस आ सकता है। तो 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है एरर्स को। कौन सी? एक होती है सिस्टमिक, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर। बोले तो जो एरर हमारी जानकारी में हो, प्लानिंग के साथ, मींस ये जो प्लानिंग के साथ है इस एरर को हम दूर कर सकते हैं। हमारी इग्नोरेंस की वजह से ये एरर आ रही है, मींस जैसे सपोज करो हमें मालूम है कि अब इसका ड्यू डेट आ गया है कैलिब्रेशन का,
और हम क्या कह रहे हैं, चलो देख लेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे, और एरर कंटिन्यूअस आ रहा है। मींस हमको पता है कि कैलिब्रेशन करना है लेकिन हम उसको टाल रहे हैं। ये क्या है, प्लान्ड एरर। हमको पता है कि इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हुई तो डिस्टरबेंस होगा, इसको साफ करना जरूरी है। हम साफ महीनों से नहीं कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल इस पे इकट्ठा होती जा रही। हमें पता है कि भाई इसमें कुछ फ्रिक्शन, कुछ घिसलाएंगे कुछ तो लोड सेल डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, लगातार फ्रिक्शन देते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्लान्ड एरर्स हैं, और सिस्टमिक या डिटर्मिनेट एरर्स बोल सकते हो, इनको हम दूर कर सकते हैं। ये एरर्स हमारी जानकारी में होते हैं। दूसरी आती है रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर। ये वो एरर्स हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाते हैं, एक्सीडेंटली हो जाते हैं। तो ये जो एरर्स है ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट। इनको दूर करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ओके, चलो भाई अब शुरू करते हैं डिटर्मिनेट एरर्स पे। डिटर्मिनेट एरर क्या होती है? डिटर्मिनेट हमने बताया ना, सर्टेन एरर्स दैट कैन बी आइदर अवॉइडेड और करेक्टेड। मींस ये वो एरर्स हैं जो हम या तो अवॉइड कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। मींस हमारी जानकारी में एरर्स होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। एरर्स में बी कांस्टेंट एज द केस ऑफ वेइंग ऑफ अनकैलिब्रेटेड वेट। ये एरर कंटिन्यूअस हो सकते हैं। अगर कोई बैलेंस है उसका कैलिब्रेशन नहीं किया गया है और फिर भी हम उस पर वजन कर रहे हैं तो ये एरर लगातार होता जाएगा, राइट। डिटर्मिनेट हमको मालूम भाई कि कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसमें ये समस्या है, ये 10 ग्राम कम दिखाता है, 200 ग्राम ज्यादा दिखाता है, तो ये एरर लगातार होता रहेगा, ठीक है। जैसे अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल डिटर्मिनेट एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में तो सबसे पहले वही हो गया, आपका कैलिब्रेशन नहीं हुआ, ठीक। एरर कॉज्ड बाय द फॉल्टी इक्विपमेंट। हमने लो क्वालिटी का इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है। मान लिया हमने कोई ड्रग है, ड्रग को हमें ड्राई करना है, ड्राई करने के लिए हमने ड्राई करना है या मिक्सिंग करना है। सपोज मिक्सिंग ले लो, मिक्सिंग में हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया। अब हमें मालूम है ये ब्लेंडर का जो आरपीएम है वो 1 मिनट में 8 बार घूमता है, 1 मिनट में 8 बार, ठीक। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो 1 मिनट में कितने बार घूमेगा, 5 बार ही घूमेगा, और इसको 1.5 घंटे तक या 30 मिनट तक मिक्सिंग करनी है। अल्टीमेटली मिक्सिंग आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। भाई उसको जितने बार घूमना है उससे 2 बार कम घूम रहा है, और हर मिनट में डिफरेंस आएगा, तो 1.5 घंटे में तो बहुत डिफरेंस आ गया। मींस प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सब क्या हो गई, इंस्ट्रूमेंटल एरर या अनकैलिब्रेटेड बैलेंस पे हम लगातार वजन करते जा रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड ब्यूरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड लैब में पिपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग फ्लास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब अनकैलिब्रेटेड रहेंगे ये सब, तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट हमको जितनी चाहिए, जितना केमिकल, जितना रिएजेंट चाहिए वो उतना डिस्पेंस नहीं कर पाएंगे। दूसरा पर्सनल एरर की बात करें। पर्सनल एरर में मींस इग्नोरेंस की वजह से, पता लगा लैब में काम कर रहे हैं, हेडफोन लगा के झमाझम डांस किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। मींस पर्सनल एरर हमारे अपने बेवकूफ़ी की वजह से, बाय द पर्सन हु आर हैंडलिंग द मेथड ऑफ एनालिसिस। ये उसकी गलती है जो उस एनालिसिस मेथड को हैंडल कर रहा है। एरर में बी ड्यू टू रिजल्टेड ड्यू टू द केयरलेसनेस या इग्नोरेंस और इवन अनस्किल्ड पर्सन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको ट्रेंड नहीं किया गया, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो ऐसे पर्सन की वजह से भी पर्सनल एरर हो जाता है। केमिकल एरर की बात करें, केमिकल एरर जो हम केमिकल या रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो रिएजेंट लो ग्रेड का है। लो ग्रेड होने का मतलब उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं, मींस उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है। इम्प्योर लो ग्रेड का केमिकल इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। एरर इन द मेथडोलॉजी, आप सही मेथड से जो प्रोसीजर है मिलाने का, वो सही प्रोसीजर से काम नहीं कर रहे हो, प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो एसओपी है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। फिर इनडिटर्मिनेट एरर की बात करें। इनडिटर्मिनेट एरर ये कैसी होती है, एक्सीडेंटल या रैंडम एरर। इनको हम जो है जल्दी से करेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये जानबूझ के नहीं होती है, एक्सीडेंटली हो जाती है। दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हमें पता नहीं होती हैं।
जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। भाई पता हो कि ये समस्या आने वाली तब तो हम तैयारी करके रखें उसकी, हमें जानकारी ही नहीं है उसकी। सच एक्सीडेंटल एरर विल फॉलो अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी मींस अगर किसी बैलेंस में अनकैलिब्रेटेड है वो और हमारी जानकारी में ही नहीं है, या कैलिब्रेशन के बाद भी वो 2 डिजिट के बाद 0.5 के पैटर्न में दिखाता है, तो जितने बार करोगे उतने बार प्रेसिजन आएगा लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। जैसे सपोज करो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं एसिड बेस का, क्या किया हमने, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं एसिड बेस का, है ना। ये आपकी ब्यूरेट है, यहां पे कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, यहां पे एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, और जैसे ही कोनिकल फ्लास्क निकालने की कोशिश की तो यहां पे जो ड्रॉप बनी थी वो ड्रॉप आके गिर गई आपका नीचे कैलिब्रेटेड सॉल्वेंट है, मींस जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बना हुआ है, राइट। इसमें जैसे ही पड़ा और एक ड्रॉप के पड़ते ही आपका एंड पॉइंट गलत हो गया। तो ये कैसा हुआ, एक्सीडेंटल, मींस जहां हमारा एंड पॉइंट आया हमने कॉर्क को क्या कर दिया, हमने टाइट किया, लेकिन टाइट होने के बाद भी इधर एजेस पे जो हमारा ये सॉल्यूशन लगा हुआ है वो रिस के ड्रॉप का फॉर्म ले लिया, और एक ड्रॉप जब आप केमिस्ट्री लैब में स्टैंडर्डाइजेशन करोगे तो इस चीज को जरूर देखोगे, ये अक्सर हो जाता है। तो ये क्या इसने किया नहीं, ये एक्सीडेंटली हो गया, राइट। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं भाई एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी क्या होती है, बेसिकली देखो ये डॉट, ये एक पैनल लगा हुआ है, इस पे ऐसे करके आपको डॉट मारनी है, डॉट, ठीक। तो ये देखो सारी की सारी डॉट हमारी टारगेट पे लगी हैं, टारगेट पे लगी हैं यानी ट्रू वैल्यू पे लगी है ना। जो पॉइंट है इसके अंदर लगी है सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, मींस करेक्टनेस कह सकते हो। एक्यूरेट मींस होता है कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द करेक्ट रीडिंग और मेजरमेंट, करेक्ट रीडिंग और मेजरमेंट प्रोवाइड करने को बोलते हैं एक्यूरेसी। साइंस में इसको बोलते हैं करेक्ट एक्यूरेसी को। मेजरमेंट इज एक्यूरेट मींस करेक्टली रिफ्लेक्टेड द साइज थिंग बीइंग मेजर्ड, मींस जो चीज एकदम करेक्ट है, कह सकते हो। देखो इसको जो आपकी ट्रू वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, चलो देखते हैं एक बार, समझाने की शायद समझ जाओ। एक तरफ लिखो एक्यूरेसी, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद हो सकता है एक्यूरेसी और प्रेसिजन। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, है ना। एक तरफ लिखा हमने एक्यूरेसी, एक तरफ लिखा प्रेसिजन, दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लो। ये बॉल है, ठीक, यहां पे आपको हिट करना है, करेक्ट। अब देखो एक बंदा है, उसने क्या किया, सारे के सारे इधर हिट किए जहां पे हमारा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जहां पे है उसके पास, ठीक। दूसरा जो बंदा है उसको हिट करने को बोला, उसने यहां पे हिट किया, कहां पे, बहुत दूर हिट किया, लेकिन जहां पे भी हिट किया वहां लगातार वहीं वो भी हिट कर रहा है, मींस दूर जरूर किया, ट्रू वैल्यू से दूर किया, लेकिन जहां किया बराबर। तो कह सकते हो जो एक्यूरेसी होती है वो ट्रू वैल्यू से कितना नियर बाई में है, कितना क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के, उस पर डिपेंड करता है। और जो प्रिसीजन होता है इसका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना नहीं। इसका मतलब सिर्फ होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मींस बार 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 भले दूर, ये एग्जैक्ट, ये प्रिसीजन बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं। एक्यूरेट रिजल्ट तो इसके अंदर डालना था तब होता, लेकिन प्रिसीजन है क्योंकि बार बार उसका निशाना इसी जगह लग रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। अगर कहा जाए सही क्या होता है तो सही होता है एक्यूरेट, ओके। और जहां एक्यूरेसी होगी वहां प्रिसीजन तो वैसे ही होगा। भाई यहां भी तो लगातार यही हिट कर रहा, तो प्रिसीजन तो है, एक्यूरेसी भी है। यहां पे सिर्फ प्रिसीजन है, एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ प्रिसीजन है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यही चीजें बार बार यहां हिट करता तो एक्यूरेसी आती है ना। तो उम्मीद समझ गए होगे। एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू।
ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारी यही है, इससे कितना करीब है वही एक्यूरेसी है। इन कंट्रास्ट प्रिसीजन क्या है? कंपेयरनेस रिजल्ट विद अदर मेजरमेंट मेड बाय द सेम वे। सेम वे मतलब यहीं पे आ रहा है, कोई बैलेंस है, कोई बैलेंस में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसमें चाहे 1000 कंटेनर कर लो, उसमें प्रिसीजन रहेगा। करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है, लेकिन 200 ग्राम का डिफरेंस है तो सभी में 200 ग्राम का डिफरेंस होगा, मींस उसमें प्रिसीजन होगा। करेक्ट कब होगा? करेक्ट करने के लिए कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ओके, एक्यूरेसी द मेजरमेंट ऑफ ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को कह सकते हो ऑब्जर्व एरर माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू। जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व की है, जो एक्सेप्टेड है, दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां से दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना एरर है वही आपकी एक्यूरेसी है। मींस एरर चलाएबल है कि नहीं चलाएबल है पता चल जाएगा, है ना। रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर, रिलेटिव जो मेजर्ड एरर है, जो आपने मेजर की है डॉट हिट करके, माइनस ट्रू वैल्यू जो आपने टारगेट रखा था डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, आपको निकल के आ जाएगा रिलेटिव एरर। ओके, फिर बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन देखो, हिट करने वाला जो हमने कहा, इसको यहां हिट करना चाहिए, लेकिन वो बार बार यहीं पे हिट किया जा रहा है, दूर हिट किया जा रहा है, तो इसमें एक्यूरेसी तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी कब होती जब वो यहां हिट करता, लेकिन प्रिसीजन है क्योंकि बार बार हिट तो वो एक ही जगह कर रहा है, तो यहां पे इसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो द टर्म प्रिसीजन इज यूज्ड डिस्क्राइब द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मींस जितने बार भी करोगे वो सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं मेजरमेंट, है ना। तो प्रिसीजन मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन। कभी भी एक वैल्यू, क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला है, तो प्रिसीजन कभी एक रीडिंग से नहीं निकाला जा सकता, बार बार नंबर ऑफ रीडिंग्स चाहिए, और दिखना चाहिए कि नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है उसकी, बार बार सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर रही हैं, इसी को बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसाइज मींस एग्जैक्ट एज द परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन और अमाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट, दूर जरूर है लेकिन है एक ही जगह पे, एक ही तरह का रिजल्ट जरूर गलत दे रहा है लेकिन उतनी ही गलती दे रहा है जो एक्चुअल है। बैलेंस में अगर डिफेक्ट है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो का कह सकते हो, तो फिर जितने कंटेनर सब में 1 किलो का ही बैलेंस, तो कह सकते हो वो एक्यूरेट तो नहीं लेकिन प्रिसीजन उसमें है ना। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या? सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि ये सही है। भाई मान लिया अभी 9 को 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी छोड़ो इसको नहीं, 10 को 11 को 5 से डिवाइड करो, 11 को 5 से डिवाइड करो, ठीक, तो क्या कहोगे? 2, अप्रॉक्स तो 2 ही है ना, 2 आया, तो क्या ये एग्जैक्ट रिजल्ट है ना। डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट आ रही हैं, मींस जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है वो मींस कह सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, जितने भी डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट, उतना ज्यादा करेक्ट रिजल्ट होगा, राइट। तो कहीं भी कोई चीज हम चाहे लीटर में हो, चाहे केजी में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे एमजी में हो, चाहे एमएल में हो, जब नापते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट देना है तो डेसिमल पॉइंट 0.033342288 ऐसे करके, राइट। इसी से जो राउंडिंग ऑफ का निकल के आया है वो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से ही निकल के आया है। टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट मेजरमेंट वैल्यू और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये वैल्यू है। कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के निकालने के लिए, ये रूल जान लोगे तो बड़े आराम से सिग्निफिकेंट फिगर कहीं भी एग्जाम में आता है, ध्यान रहे चीज, और इस बार जरूर आएगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट, ध्यान रहे, नॉन जीरो डिजिट एंड एनी जीरो कंटेन्ड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंट, मींस कोई भी नॉन जीरो, 1 2 3 ये क्या है नॉन जीरो, कितने सिग्निफिकेंट? 3, ठीक। पहली कंडीशन, कोई भी नॉन जीरो डिजिट क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। दूसरा क्या बोलता है? जीरो कंटेन्ड बिटवीन नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगी, 0 2 3। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए नॉन जीरो, और इन दोनों के बीच में एक जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट में ही काउंट होगा, कह सकते हो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 6। यही मतलब है पहले उसका, देखो ध्यान से,
3.00042। तो 3 और 4 के बीच में 3 डिजिट, 3 जीरो हैं जो कि नॉन जीरो है, सॉरी जीरो डिजिट है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट डिजिट में गिना जाएगा। दूसरा, लीडिंग जीरो डोंट काउंट। लीडिंग जीरो मतलब पहले वाले, जो पहले वाले जीरो हैं 0.0023455, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है लीडिंग जीरो कभी भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब नॉन जीरो के पहले वाले जो जीरो हैं वो कहीं पर भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कह सकते हो कितने हुए नॉन जीरो, इसमें केवल ले लो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, सिंपल 4। ठीक, ट्रेलिंग जीरो काउंट इफ देयर इज द डेसिमल पॉइंट। अब ट्रेलिंग जीरो तब काम करेगा, ध्यान रहे, 0.0002560। अब बताओ भाई कितने होंगे इसमें सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो तब हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे जब वहां पे डेसिमल होगा। अब ध्यान रखो यहां पे ये डेसिमल है, इसके बाद ये 4 जीरो हैं, इसके पहले एक जीरो, तो ये नॉन जीरो डिजिट के पहले के हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब 2 5 6 ये क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन चूंकि डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है नॉन जीरो के बाद का, उसको भी हम काउंट करते हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। ध्यान से देखो यहां पे 10000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से देखो कितने सिग्निफिकेंट, केवल 2। अब ये 4 क्यों नहीं, क्योंकि कहता है कि जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो बाद वाले हैं, बाद वाले जो ट्रेलिंग जीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट तब मानते हो जब डेसिमल लगा हो। ऐसे तो देखो ये कितना है भाई, 190 ले लो, सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी, 2। क्यों, क्योंकि यहां डेसिमल नहीं लगा है। अब यहीं पे अगर डेसिमल लगा दिया जाए, 19.0 कर दो, 19.0, ये कैसा है, ये है ट्रेलिंग जीरो, और डेसिमल लग गया है तो यहां सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3। ये फर्क है, ठीक है। राइट, तो ध्यान से देखो, अभी बात करें 2000, इसमें सिग्निफिकेंट कितने, तो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो कितने हैं, सिर्फ 1, तो 1 होगा। यही इसी 2000 को, इसी 2000 के बीच में कहीं डेसिमल लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगा दिया तो क्या हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसके सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक, दूसरी बात कहता है कहीं पर भी 10 रेज़ टू पावर नेवर काउंट एज द सिग्निफिकेंट, मतलब कहें अगर हम 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 10, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी, तो सिर्फ जो नॉन जीरो वैल्यू है वही होगी, क्योंकि हम 10 रेज़ टू पावर को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 4308, कितने सिग्निफिकेंट बताओ भाई, 2 2 4, 4 हो गए। फिर बताओ 40.05, कितने सिग्निफिकेंट हो गए बताओ भाई, 40.05 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, फिर 47000 कितने सिग्निफिकेंट हो गए, कितने सिग्निफिकेंट हो गए भाई, जाहिर सी बात 2 नॉन जीरो तो 2 होंगे। ठीक, फिर 4.00, पहले 400 का बताओ, 400 कहीं दशमलव नहीं है तो मतलब 1, 4.00 है, पॉइंट के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब के सब आपके सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये 3 हो गए। ठीक, इधर देखो 0.00500, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, लीडिंग जीरो हम काउंट नहीं करते और डेसिमल के बाद के ट्रेलिंग जीरो सारे काउंट करते हैं, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुआ। और एक्सपेरिमेंट कर लो, इधर देखो 50,000, कितना है 50,000, कितना सिग्निफिकेंट, वेल डिजिट 1,
0.008 308 कितना सिग्निफिकेंट भाई, जाहिर सी बात है लीडिंग जीरो हम काउंट नहीं करते तो 1, 89 कर लो, नॉन जीरो है तो जाहिर सी बात है 2, 340 कर लो, कहीं डेसिमल नहीं है तो केवल नॉन जीरो को लेंगे यानी 2, ठीक। 0.012 ले लो, 12 ले लो तो भाई लीडिंग जीरो हम काउंट नहीं करते, कितने डेसिमल हो गए 2, 1002 ले लो, ठीक। तो दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होंगे उनको हम काउंट करेंगे, कितने हो गए 4 हो गए। ये सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए इनका ध्यान रखना, राइट। तो ये रहा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें बचता है फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज और इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज, वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बढ़िया लगा तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, चलो भाई, बाय बाय।